हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए क्लास 12th में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और पीछे के 2 लेक्चरों में हमने क्या सीखा है कि अभी तक सब कुछ बेसिक चल रहा है, आज भी शायद बेसिक चलेगा। हम लोग डिफरेंशियल फंक्शनों के जो डिफरेंशियल होते हैं, अवकल गुणांक होते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं, आज हम उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 3 के लेक्चर में हमारा गोल क्या होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। इससे पहले मैं कुछ आवश्यक सूचनाएं बता दूं। जो न्यू स्टूडेंट मेरे YouTube चैनल में पहली बार आया है उसका भारी स्वागत है, किंतु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले स्टोर पे जाके इंटीग्रल एजुकेशन नाम का एक एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लें। उससे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, वीडियो लेक्चर भी उसमें फ्री में मिलने वाले हैं। और मैं खुशखबरी बता दूं, मान 999 में अर्थात 999 में क्लास 11th क्लास 12th जेईई मेंस सबके कोर्स पब्लिश है, मात्र 999 में। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी नीचे पट्टी चलेगी वीडियो के नीचे, उसमें अब मेरे कांटेक्ट नंबर है, मुझसे आप संपर्क करिएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होने पर डायरेक्ट आप कांटेक्ट करिए। यदि आप एप्लीकेशन जाने के बाद यदि एप्लीकेशन आपको हैंडल करना नहीं आता, किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, सर पीडीएफ नहीं खुल रही, टेस्ट पेपर नहीं खुल रहा, स्टडी मटेरियल कैसे पाएं, वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है एप्लीकेशन पे। तो आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करे। एप्लीकेशन पे जाके अर्थात प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और चैनल को, जो न बच्चे नए आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3। देखिए हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण फलनों के हमारे प्रसार हो गए थे भाई, बोलो हो गए थे प्रसार। द्विपद प्रमेय का प्रसार कब खोलते, जल्दी बताओ। जब घात में n हो, लेकिन n का रोल क्या है, नेचुरल नंबर। कोई घातांक का प्रसार कब खोलते हैं, जब n का रोल कोई भी रियल नंबर हो। ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने लिमिट से संबंधित आपके फार्मूले लिखाए थे, याद आया। अब आज हेडिंग बनाइए, अगली बनाओ हेडिंग। लिखेंगे अवकलन के महत्व पूर्ण सूत्र। इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे फलनों के अवकल गुणांक, इसको बोलेंगे फलनों के अवकल गुणांक। तो ये क्या फलनों के अवकल गुणांक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज मैं फार्मूले लिखा के रेडी कर देता हूं आपके साथ, फिर इसके बाद आप लोगों को देखिए करना क्या है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फार्मूलों को याद करना है। याद कैसे करना है मैं बताऊंगा, ठीक। सब सारे डेरिवेशन करेंगे, जितने भी फंक्शन है सबके डेरिवेशन करेंगे। अच्छा देखिए, एक्स का पहले बेसिक सीख लीजिए कि है क्या। जैसे कि देखिए मैंने आईटीएफ में आपको फंक्शन वंक्शन का कुछ आइडिया दिला दिया हूँ। अभी मैंने पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ाया, लेकिन आईटीएफ में मैंने काफ़ी चीज़ें बताया जो मुझे शुरू से लड़का कनेक्ट है मेरे साथ, उसको सब कुछ पता है। तो पहले नंबर में तो ये आप सीख लीजिए, लिखना नहीं, आप लिखना नहीं है। देखो ये क्या बताता है, इसका डिनोशन समझिए। ये बताता है कि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। अर्थात इस टूल्स को, इस चाबी को आप पढ़ेंगे क्या, वो सुन लीजिए। क्या पढ़ेंगे, d ऑफ dx। लिखेंगे क्या, d बाई dx, और पढ़ेंगे d ऑफ dx। आप का मतलब का, इसके मतलब मीनिंग होती है। इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, मैं यहां लिख दूं का अर्थ। इसका अर्थ है y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। क्या बातें आपको क्लिक की नहीं भाई, नहीं आए समझ में, बोलो भाई। आज बिल्कुल एकदम से एनर्जी आप बिल्कुल खोआ के आए क्या, थोड़ा सा देखिए। y का अवकलन करना है किसके सापेक्ष,
हाँ, इसको पूरे को पढ़ेंगे क्या, डी ऑफ डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डी ऑफ डी एक्स। डी मीन्स डिफरेंशिएशन करना, और डी एक्स का मतलब नीचे वाला एक्स, ये क्या बताता है किसके सापेक्ष कर रहे हैं, और किसका, जिसका अवकलन करना है उसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, जिसका अवकलन करना है उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, और जिसके सापेक्ष करना है उसको ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। अर्थात अंश वाला डी बताता है कि डिफरेंशिएट करना है, और नीचे डी एक्स बताता है एक्स के रिस्पेक्ट करना है, और किसका, किस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, वाई का। अब बताइए, यदि वाई और एक्स दोनों चर हैं, यदि y और x दोनों चर हैं, तो जिसका अवकलन करना है वो परतंत्र चर होता है, जिसका अवकलन करना है वो कौन सा चर होता है, परतंत्र चर, और जिसके सापेक्ष करना है वो स्वतंत्र चर। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई बताएगा, कक्षा 11 में पढ़े हैं, dy बाई dx। अब भी आपको समझ नहीं आया, आगे समझ में, अर्थात y का अवकलन x के सापेक्ष क्या बोलोगे यहाँ से, dy बाई, फिजिक्स में तो जरूरत पड़ी थी ना, अरे अवकलन समाकलन फिजिक्स में तो जरूरत पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती, भयंकर जरूरत पड़ती है, देखा जाए यदि, समझ में आ गया, हर एक डेरिवेशन में कहीं ना कहीं फांस देता है। तो ये क्या बताता है, y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अच्छा, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, इसका अर्थ है y का अवकलन करना किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो नोट नंबर 1 बात तो आप ये सीख गए, ठीक, नोट नंबर 1 तो ये सीख गए। दूसरी बात क्या सीखना है, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखो, y और x दोनों क्या हैं, चर हैं। यदि x और y, यदि x, y दोनों चर हों, ठीक है, तो जिस चर का अवकलन करना है, जिस चर का अवकलन करना है उस चर को परतंत्र चर तथा जिस चर के सापेक्ष अवकलन करना है उसको क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर कहते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में नहीं आई क्या, बोलो। अभी थोड़ा सा रुक जाएगा, मैं कॉपी करने के लिए समय दे दूंगा। हाँ, सबसे पहले इस टूल्स को समझें। इसको क्या पढ़ेंगे, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई। अर्थ क्या है, किसका अवकलन करना है, y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। रिजल्ट क्या देगा, dy बाई dx। देखो, इसका अर्थ है, मतलब इसका अर्थ है y का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x है। दूसरी बात हमने क्या लिखी, x y यदि दोनों चर हैं, तो जिस चर का अवकलन करना है, किसका अवकलन करना है, किसका, y का। तो y कौन सा चर है, परतंत्र चर। किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो कौन सा चर हुआ, स्वतंत्र चर। अर्थात इसका मतलब तीसरी बात क्या लिखना है, परतंत्र चर, गौर करना भाई, परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकल गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, dy बाई dx से व्यक्त करते हैं। एक बात तो ये आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अभी रुक जाइएगा सब लोग, मेरी बातें आप सुनेंगे। सबसे पहले आप इसको देखें, देखो ये लिखा क्या है, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई को डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई पढ़ते हैं। ये भी मैंने लिखा दिया। क्या आपको समझ में नहीं आया, इसको क्या पढ़ेंगे आप, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई। डी मीन्स डिफ्रेंशिएट करना, ऑफ मतलब किसके सापेक्ष, ठीक, dx मतलब x के। ये इतना टूल्स क्या बताता है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है किसका, y का। इसको पढ़ेंगे क्या, d ऑफ dx। अब मुझे जरा बताइए, अगली बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, d ऑफ dy इंटू x लिख दूँ, इसका अर्थ क्या होगा बताओ। x y दोनों चर हैं, x का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, इसको पढ़ के दिखाओ, d ऑफ dy इंटू x। अर्थ क्या हुआ, x का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, यदि x और y दोनों चर हैं तो x कौन सा चर है, परतंत्र चर। इसका मतलब परतंत्र चर x का, स्वतंत्र चर y के सापेक्ष अवकल गुणांक भरना। रिजल्ट क्या देगा, dx अपॉन dy। दिस इंप्लाइज, हम इसको क्या पढ़ेंगे, मैं ये अगले नंबर पे लिख दूं। क्या ये कहानी पकड़ में नहीं आई क्या, बोल नहीं रहे हो यार,
ये कहानी पकड़ में ना आई हो तो कहानी ही सुना दूं कुछ उल्टा सीधा, आ गया समझ में। देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना एक्स वाई दोनों चर होने चाहिए। देखो कहीं लिखा मैंने, कहाँ लिखा है यार, ये एक्स वाई दोनों चर हों, तो यहाँ एक्स वाई दोनों चर हैं, तो मैं अगले नंबर पे यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो ये परतंत्र चर क्या है, बोलिए परतंत्र चर, परतंत्र चर x के सापेक्ष स्वतंत्र चर y, नहीं परतंत्र चर x का लिखना, परतंत्र चर x का स्वतंत्र चर y के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या लिखेंगे बोलो जरा, dx अपन dy होता है। कृपया सब लोग कॉपी करें। देखिए आप लोग आगे का कॉन्सेप्ट सीखें। देखिए पूरा खेल है कॉन्सेप्ट का, और चर अचर को सीखना बहुत ज़रूरी है, चर अचर को सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले मैं आपको सूचना दे दूं, मैं देखिए कल 1 जुलाई है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 जुलाई से यूट्यूब में वीडियो पढ़ेंगे जेईई मेंस फंक्शन के, 6 पार्ट वीडियो पढ़ चुके हैं, मतलब 6 पार्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और कृपया घर में एक नोट्स बनाइएगा ईमानदारी के साथ, और ज़रूर पढ़िएगा फंक्शन को। यदि आप पढ़ेंगे तो बेस बन जाएगा आपका, पूरा मैथ का 11-12 का बेस बन जाएगा। मेरे लिए सर दर्द नहीं होगा, मैं 20 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। इधर आपकी कैलकुलस चलेगी एप्लीकेशन पे, और उस पर चलेगा यूट्यूब में चलेगा फंक्शन की क्लास, तो आप पढ़िएगा उसको। तो जितना ग्राफ आपका फंडा है, डोमेन रेंज, वो आपके माइंड में आने लगेगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। अब आप देखिए, देखो अब जरा दिमाग लगाना, कितने नंबर तक चले गए थे भाई, नंबरिंग क्या थी, 5। हाँ 6वें पे देना, कुछ लोग नंबर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ 6वें पे देखना। देखो कहानी क्या है जरा गौर करिएगा, ठीक। देखो डी आप dt लिखा है, थोड़ी देर के लिए dt लिखा है, थोड़ी देर के लिए dt लिखा है, ठीक। और यहाँ पे लिखा है c, ठीक। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी भरी होगी, ये डी के साथ जो क्वांटिटी भरी होगी सदैव चर होगी। कौन सी राशि होगी, चर, वो कभी अचर नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट लेते हैं, वेरिएबल के रिस्पेक्ट। अब वो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, अरे डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र की परतंत्र, स्वतंत्र। हाँ ये भी बात आप पकड़ लीजिए, समझ में आगे कि नहीं आगे। इसका मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन करना है वो स्वतंत्र चर होता है। अब बात समझिएगा, ये कुल मिला के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, समझ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। शॉर्टकट में लिख दिया, समझ जाओगे, समझ जाओगे, ठीक। अच्छा इसका मतलब यदि ये चर है, सपोज दैट यदि ये चर है, यदि ये चर है तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या बात समझ में आ गई, यदि ये चर होगा तो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अर्थात इसकी मीनिंग क्या हुई, कोई बताएगा मीनिंग। अच्छा मीनिंग को बाहर में जाने दो, इसको बोलेंगे क्या, अरे ये जूजू को पढ़ेंगे क्या, डी आप डी टी इंटू सी, अरे समझ में आया, हाँ पढ़ने नहीं आता, डी आप डी टी इंटू सी, मीनिंग क्या होगी, मीनिंग बोलो, सी का अवकलन टी के सापेक्ष। क्लियर हो आप लोग। अब लोचा क्या है, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो वो तो हमेशा वेरिएबल होता है। इसका मतलब टी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब कहानी इसके ऊपर, यदि सी चर है तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसकी मीनिंग क्या हुई, परतंत्र चर सी का स्वतंत्र चर टी के सापेक्ष अवकल गुणांक। जो परतंत्र चर होता है वो डी के साथ न्यूमरेटर अंश में लिखते हैं, और जो स्वतंत्र होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब आप जल्दी से अपने जवान से बता दीजिए मैं क्या लिखूं, डी सी अपान डी टी। क्या लिखेंगे, डी सी अपान डी टी। क्या समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, समझ, ये फंडा है इसका। अच्छा अगले नंबर की कहानी सुने, मैं सेम लिखूंगा, आपको बिल्कुल बहकाना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल सेम लिखूंगा, सेम लिखूंगा, सेम, और यहाँ सी लिखूंगा। अब समझना, ये अब कांस्टेंट है, अब क्या है, कांस्टेंट है। ये आप डिनोशन कर लिए हो, साथ साथ कॉपी करना भाई, ऑफलाइन वाले बच्चे आप बैठेंगे नहीं, हाँ इंतजार ना करें कि जब मैं कहूँ कॉपी करो आप, ये सब डिनोशन जरूर लिखेंगे, कोई डिनोशन आप नहीं छोड़ सकते हैं। डिनोशन लिखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ भाई आगे का काम बढ़ाऊँ मैं। अब सुनिए, सी क्या है, अचर, तो अचर राशि का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष। तो टी कौन सी राशि है, चर है कि अचर, चर। कसम खा लो, जिसके सापेक्ष अवकलन करना वो हमेशा चर होता है, और जिसका अवकलन करना है वो अचर भी हो सकता है और
चर भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी अचर का चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। मैं भी डेरिवेशन सब कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, डेरिवेशन मैं एक एक डेरिवेशन कराऊंगा। इसका मतलब यदि सी वेरिएबल होता, यदि सी वेरिएबल होता तो उत्तर क्या देता, dc/dt। यदि सी कांस्टेंट है तो उत्तर क्या देगा, 0। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। 7वें नंबर की कहानी ध्यान सुनना। dr/dx × a क्या है बताइए। मैं एक बार कहूंगा कि एक बार में कहूंगा कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल है ये। यदि वेरिएबल है तो कौन सा वेरिएबल हुआ, परतंत्र चर हुआ। ये तो स्वतंत्र चर इसको होना पड़ेगा, तो इसका उत्तर कितना होगा बताओ जरा, dA/dx। क्लियर। यदि मैं इसी बात को ये कहूं कि नहीं भैया तुम कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट है, उत्तर क्या होगा जल्दी बताओ। अरे ये कांस्टेंट है तो उत्तर 0। चलो लिखते जाओ। अरे खोपड़ी खुली कि नहीं, नहीं खुली, बगल वाले से कह दो खोल दे थोड़ा सा। हाँ, 8वें नंबर पे आ जाता हूँ। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से। dr/dx × 5, 5 क्या है, अचर है। 5 का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, तो अचर का अवकलन x के सापेक्ष करना है, वैल्यू 0। समझ आ गया। एक नोट चिपकाइए, यहाँ नोट लिखे खटाक से, स्टार याद रखें। नोट का मतलब याद रखें। क्या याद रखना है, जरा सुनिए, मैं बोल रहा हूँ याद रखने का तरीका। मैं एक बात बोलूँगा, वो जीवन में नहीं भूलेगी भाई आपको, जब तक सांस चलेगी बात नहीं भूलेगी। किसी भी अचर राशि का, कॉमन बात बोल रहा हूँ जिसे जनरल बात बोलते हैं, किसी भी अचर राशि का किसी भी चर राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक सदैव 0 होता है। लेकिन किसी भी चर राशि का, सॉरी, किसी भी अचर राशि का, 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 किसी भी चर राशि के सापेक्ष किसी भी अचर राशि का किसी भी चर राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक सदैव 0 होता है। 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 क्या ये बात आप लिख लिए, बोलो। हम देखो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान सुनना ध्यान से। dr/dx × x, ठीक। जब कहानी कुछ ऐसे आ जाए, इतना सरल है, आप रोज की क्लास रोज पढ़ें, भार ना बनाएं, बहुत सरल है। दोनों जगह यहाँ x लिखा है, तो ऐसी की फोटो जैसे आप देखें। अच्छा, इस स्थिति की कभी भी फोटो देख लें तो आप तुरंत समझ जाएं कि परतंत्र चर भी x है और स्वतंत्र चर भी x है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब किसी भी चर राशि का स्वयं के सापेक्ष अवकलन सदैव 1 होता है। इतना 11 में पढ़ के आए होंगे। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कितना लगेगा, 1 लगेगा। सपोज दैट मैं 10वें नंबर पे आ जाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं d/dt लिख दूँ तो वेरिएबल क्या है, अरे वेरिएबल t है, t के रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1। t चर है, नहीं समझे आप, बोल क्यों नहीं रहे हो, ये चर है। यदि अचर होता तो, अरे वो अचर तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ अचर भरने का तो आदेश ही नहीं मिला है। तो यहाँ जो चर हो वही यहाँ भरी हो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, d/d थीटा, dr/d थीटा × थीटा। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। फिर जल्दी से नोट लगा दो, जल्दी से यहाँ नोट लगाएं फिर से। बोलूँ क्या, तैयार हो आप लोग। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। अब लिखेंगे किसी भी चर राशि का, नोट पे लिखिए जल्दी से, किसी भी चर राशि का उसी के सापेक्ष अवकलन गुणांक हमेशा, किसी भी चर राशि का, किसी भी चर राशि का स्वयं के सापेक्ष, किसी भी चर राशि का स्वयं के सापेक्ष
अवकल गुणांक सदैव 1 होता है, अवकल गुणांक सदैव 1 होता है। अवकल गुणांक सदैव 1 होता है। क्या ये बात आ गई माइंड में? अच्छा, अगली बात करते हैं। 12 नंबर से मैं ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ। देखो 3 चीज़ें आप सीख गए। एक तो सीख गए यदि ये दोनों वेरिएबल हैं तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट भरा जाएगा, अंदर कांस्टेंट भरा है तो डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखे? किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव मारेंगे तो 1 आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, डी आप डी एक्स इंटू एक्स की पावर n। ठीक, देखो जब भी इस तरह की फोटो दिखे x की पावर n, नहीं समझा, x की पावर n बिलोंग रियल, n बिलोंग रियल, तो इस तरह की फोटो में डेरिवेटिव कैसे होता है, जो x के ऊपर डिग्री होती है वो डिग्री पहले ले आते हैं और डिग्री में जस्ट 1 कम कर देते हैं। नहीं समझा? इसका मतलब डिग्री पहले ले आएंगे और डिग्री में 1 कम कर देंगे, जहां n किसको बिलोंग करेगा? रियल को। जैसे मैं कुछ फोटो दिखाता हूं आपको, डी आप डी एक्स एक्स की पावर 3/2, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कोई बताएगा? हाँ, क्योंकि n की जगह कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब भी इस तरह की फोटो देखें, आप फोटो देखिए, देखिए फोटो से तो ही पूरी गणित बनी हुई है। हम इस दुनिया में कैसे पहचानते हैं? किसी का चेहरा देख के। तो आज किसका चेहरा देखना है? इसका चेहरा देखना है। अच्छा, x की पावर n वाला चेहरा है, तो इसको क्या करेंगे? डिग्री पहले लाएंगे और डिग्री में 1 कम कर देंगे। जरा देखिए 3/2 को पहले लाए रफ कार और 3/2 में 1 घटा दिए, तो जैसे करेंगे तो 3/2 पहले लाए और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या इसको आप कैलकुलेट कर पाओगे? कितना है x की पावर? 1/2। क्लियर हो भाई आप लोग? नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? आ गया समझ में? अब सुने, ध्यान से सुनना, ध्यान से। 14 नंबर पे आ जाता हूं मैं, डी आप डी एक्स एक्स की पावर -10, बताओ इसका डेरिवेटिव। हाँ, डिग्री चिन्ह सहित बाहर लाओ और 1 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब -10/x की पावर 11। ये रही बात कैलकुलेशन की। पकड़ में आ रहा भाई? अरे 12th का स्टूडेंट हो यार, आप लोग तो बहुत तेजी से पढ़ाना चाहिए सब चीज़ों को। तो छोटी छोटी बातें आप बिल्कुल एकदम से क्लियर रखना लोगों। आगे बढ़ाऊँ मैं गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात आती है। 15 पे क्या कहानी चल रही है? अब सुनना, ध्यान सुनना। क्या मैं बोलूँ? डी आप डी एक्स इंटू ए की पावर b लिखा है कहीं। इसे कहते हैं धोखा देना। नहीं समझ में आया? बोलो। हाँ, ये धोखा है, नज़रों का धोखा है। इसकी फोटो x की पावर n की तरह दिख रही है, लेकिन सपोज दैट a और b कांस्टेंट नंबर हैं, क्योंकि मुझे किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है? x के रिस्पेक्ट। तो यदि यहाँ x भरा होता, x का टर्म होता तो वेरिएबल होता। इसका मतलब देखा जाए थोड़ी देर के लिए a की पावर b, जैसे सपोज दैट ये लिखा हुआ, जरा दिमाग लगाइएगा, ये लिखा हुआ 2 की पावर 3, कुछ इसकी फोटो सेम लग रही है कि अलग अलग लग रही? सेम लग रही। तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 का अवकलन करना था किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। उत्तर 0। इसका मतलब a की पावर b क्या है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। अभी ताजा समाचार, किसी भी कांस्टेंट का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट अवकलन हमेशा 0। रीजन a की पावर b इज कांस्टेंट नंबर। भैया समझ में नहीं आया? बोलो। समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? यहाँ क्या करेगा कुछ बच्चा? क्या करेगा? आप लोग क्या करते हैं? बी को पहले लाते, अब बी में 1 कम कर देते, होश से मार के। फिर ये समझ में नहीं आ गया? एक कसम खा ली हो कि आज बोलना नहीं है? कसम खा के आओ क्या कि आज बोलना नहीं? मौन व्रत है क्या आज सब लोगों का? हाँ, तो 3 स्टैंडर्ड पकड़ में आ गए। समझ में आ गया? अरे ये समझ में आ गया, बेसिक तो क्लियर हो गया। अब त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन? 6 फंक्शन। चरघातांकी में e की पावर x, a की पावर x, कुछ ऐसे चलेंगे। तो हेडिंग लगा दीजिए, त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। त्रिकोणमिति
फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। क्या मैं बोलूं? पहले नंबर पे आ जाऊं। ये सब अभी आपको याद करना पड़ेगा। डी आप डी एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक, डी आप डी एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या बताता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट? एक्स के रिस्पेक्ट। तो साइन एक्स का अवकलन याद है किसी को? क्या होता है? कॉस एक्स। चलिए लिख दीजिए कहाँ से होता है, अभी आजकल में सब डेरिवेशन हो जाएंगे। हाँ, दूसरे नंबर पे आओ, कोई बताएगा कॉस एक्स का अवकलन? बहुत अच्छा, माइनस साइन एक्स। कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा इंतजार रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी सब राज की बात खोल रहे हैं। आप तो अपना राज कभी नहीं खोलते, हम ही खोले दे रहे हैं। हाँ, साइन कॉस टेन, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। चलिए इतना तो कम से कम याद है। कॉट एक्स का, कॉट एक्स का माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक्स की जगह दूसरा वेरिएबल आ जाएगा तो भी तो आप पकड़ लोगे। अरे इतना तो खेल खेल लोगे ना। यदि यहाँ टी होता तो यहाँ श्रीमान जी टी होता, यदि कॉट थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करता। तो छोटी छोटी बातें आप समझ जाओगे करते करते। अरे वो ऑटोमेटिक माइंड में आता है यार, क्योंकि इतना कमजोर नहीं हो आप। कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं, कुछ लोग तो 11 पढ़े ही नहीं है, सीधे 12 में आए। 10 से 10 में पढ़ाई की होगी, वो भी शंका है थोड़ा। अब कौन सा फंक्शन बचा? सेक एक्स। बोले जल्दी से, सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ गया। छठवें नंबर में बताओ, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सारे डेरिवेटिव में एक्स के रिस्पेक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ। वेरिएबल हम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतने तो ये हो गए, ठीक। देखो यार, प्रायः गणित की दुनिया में कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं कैलकुलस के अंदर? फंक्शन तो बहुत होते हैं। आईलेट की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, रफ काल लिखना नहीं, ठीक। ए का मतलब अलजेब्रिक का मतलब हिंदी में बीजगणितीय फलन। जितने मैं बीजगणितीय फलन पहले सारे इसके इस हेडिंग के पहले, त्रिकोणमिति के पहले जितने मैं कराया वो सारे बीजगणित फंक्शन थे। चर, अचर, गिनती, कांस्टेंट सब बीजगणित में ही तो आते हैं। अरे नहीं समझ पाए, ठीक है। फिर ये बीजगणित आपका फाइनल हो गया, इसके बाद टी फाइनल हो गया। अब किसका नंबर लगा देते हैं? ई और एल का। आई का बाद में लगाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ई को लिखेंगे। ई को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंग्लिश पे, हिंदी पे चर घातांकी लिखेंगे। अगली हेडिंग बनाइए, चर घातांकी फलनों का अवकल गुणांक। चर घातांकी फलनों का अवकल गुणांक। चर घातांकी फलनों का अवकल गुणांक। देखो दिमाग लगाना है, इसके दो सूत्र हैं। पहला सूत्र क्या है? हेडिंग चेंज हो गई भाई। डी आर डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। जैसे यहाँ डी बाई डी टी होता तो वेरिएबल टी होता, तो ई की पावर टी होता है। तो ये ई की पावर टी आ जाएगा, समझ गए? डी बाई डी टी इंटू ई की पावर टी, ये ई की पावर टी आ जाएगा। अरे क्लियर हो? बोल क्यों नहीं रहा? ठीक। दूसरे नंबर पे तीसरा एक फंक्शन और ले लेते हैं, डी आर डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक। ए की पावर एक्स का अवकलन होता है ए की पावर एक्स log बेस ई इंटू ए, log बेस ई इंटू ए। इम्पॉर्टेंट है, स्टार बना दिया मैंने, ठीक। वेरिएबल चेंज हो जाए तो आप कवर कर लेंगे। सपोज दैट 3 की पावर एक्स लिखा होता तो आप क्या करते? इसको बताइए जरा। इसको 3 की पावर एक्स का डेरिवेटिव, 3 की पावर एक्स का अवकलन। अरे ए की जगह 3 पटका है यार, क्या आप देख रहे हो? एक 3 की पावर एक्स का डेरिवेटिव 3 की पावर एक्स डिवाइड बाई log बेस ई इंटू 3। अच्छा एक और बता दूं, डी बाई डी टी लिखा है तो बी की पावर टी होगा। अब क्या होगा बताओ? वेरिएबल टी आ गया, अवकलन बताओ क्या होगा? बी की पावर टी डिवाइड बाई log बेस ई इंटू बी। बात खत्म, कर लोगे?
अभी सब मैं इसका डेरिवेशन कराता हूँ भाई। चलिए अब कौन सा अब लाग वाले फंक्शन देखते हैं भाई। हेडिंग बदलो। क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अरे कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? भैया आज मैं भांग खा लिया हूँ, कल खाया था, उतर ही नहीं है अभी तक। यहाँ फार्मूले मैंने डिवाइड किए थे, जो ऑनलाइन वाला बच्चा है मुझे माफ़ करे, कटिंग करे और सुधारे। फार्मूला ये होता, ठीक है भाई। और जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं वो भांग से बड़ा वाला खाएं। हाँ भाई, ये एक्सपोनेंशियल फुर्सत हो गए, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन भी कर देंगे, सटीक ही होता है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए लिखते हैं लघु गुणकीय फलनों का अवकल गुणांक। लघु गुणकीय लाग पा ले आओ। लघु गुणकीय फलनों का अवकल गुणांक उल्टा ही चला गया, वो समाकलन होता है। लघु गुणकीय फलनों का अवकल गुणांक रेडियो भाई देखो, इधर मैं लिख रहा हूँ लघु गुणकीय फलनों के डी ऑफ डी एक्स लाग बेस इन टू एक्स। लाग बेस इन टू एक्स का डेरिवेटिव 1/x, याद रखना, ठीक। अच्छा, लाग बेस इन टू एक्स का दूसरा नाम ln x, तो इसको क्या पढ़ेंगे? नंबरिंग करिए, नंबर 1 नंबर 2 डी ऑफ डी एक्स ln x। ये मैं l है बनाता हूँ भाई, ऐसे लिख देता हूँ ln x का डेरिवेटिव 1/x। लाग को ln तभी लिख सकते हैं जब आप बेस ही लगाओ, बाकी ऐसे नहीं कर सकते। समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अब मुझे बताना आप थोड़ी देर के लिए डी बाई डी टी, गौर करना, लाग बेस इन टू टी, डेरिवेटिव बताओ 1/t, जरा गौर करना। अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। 1/t डी बाई डी टी या डी बाई डी एक्स, सुनना, लाग बेस इन टू ए। अब बताओ डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव क्या हो? कांस्टेंट नंबर। देखो इसी तरह धोखा खाएंगे आप। हाँ ये कांस्टेंट है, नहीं समझ में आया? ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना। अब ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है, बात दिमाग लगाइएगा, दो तरह से चलेगा। यदि ए कांस्टेंट है तो लागे कांस्टेंट हो गया, अब ये कांस्टेंट हो गया तो अवकलन। समझ आ गया? अभी मैं समझाता हूं। जहां ए अचर है, इसको चैन रूल बोलते हैं। और शायद यदि दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, यदि ए चर होता तो क्या होता? देखो क्या होता। हाँ अब सुनना, इसका डेरिवेटिव चला जाएगा। अब मेरी बात सुनना, आप बहुत सीरियस होकर सुनना, इसको चैन रूल बोलते हैं। मैं धीरे धीरे आपके खोपड़िया में डाल रहा हूँ, धीरे धीरे तो आपको दौड़ा दूंगा। तो लाख के आगे जो भी मशीन लगी हो, मतलब लाख के आगे जो भी डोमेन पड़ा हो, उसको आप कसम खा लीजिए कि बटे में ले जाना। समझ नहीं आया? लाग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर दोबारा उसका भी अवकलन करना है। तो लाग, यहाँ डोमेन क्या है? एक्स, तो लाग एक्स का अवकलन 1/x, फिर एक्स का अवकलन। ये बता के लगता है आपने जी के लिए जंजाल बना लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा सुनो। लाग के आगे क्या लिखा? लाग का डोमेन क्या है? एक्स, तो लाग एक्स का अवकलन 1/x, फिर x का अवकलन 1। तो यहाँ 1 का गुणा है, आंखें देख नहीं पा रही, वो धीरे धीरे देख पाएंगी। अब लाग a का अवकलन बोलो 1/a, और a कौन सी राशि है? चर राशि। तो अब a का अवकलन होगा किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो क्या लगेगा? dA बाई dx। अब भी नहीं समझ में आ जाएगा, अभी छोटी सी उम्र है आपकी, समझ में नहीं आया? छोटे छोटे बच्चे हो यार अभी तो, अभी आपके खोपड़ी में आया नहीं है, नहीं आया, समझा रहा हूँ। देखो इधर, देखो अभी तो चैन रूल में ले जाना है ना, बहुत आगे ले जाना है।
इसको इसी तरह आप देखें, थोड़ी देर के लिए देखें, मैं इसे खड़ा हो जाता हूँ, मेरे हाथ दिख रहे होंगे कैमरे में, मैं नहीं देख पाऊंगा। सुनो, log x का अवकलन 1/x, किसका अवकलन कर रहे थे? x का। तो ठीक इसी तरह यहाँ भरा जाएगा, x का अवकलन करना है x के सापेक्ष, ये भी तो लिखा जाएगा। बोलो, वही चीज यहाँ भी लिखी, जरा गौर करो। log a का अवकलन 1/a, फिर x के सापेक्ष a का अवकलन लिखा गया है। क्या क्लियर है? बोलो, इसका अवकलन कितना होता है x का x के सापेक्ष? तो एक पागल कुत्ता काटे, एक का गुणा करूं बार बार, अब भी नहीं समझ में आया। तो एक का गुणा तो ऑलरेडी है, इसका मतलब ठीक इसी तरह यदि a अचर है तो पूरा अवकलन क्या हो जाएगा? 0। यदि a चर है तो चर की तरह, वेरिएबल की तरह व्यवहार करेगा, तो सबसे पहले 1/a जाएगा, फिर a का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट, तो टोटल उत्तर कितना आया? 1/a dA/x। ये थोड़ा थोड़ा चैन रूल मैं आपके माइंड में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सही कर दूंगा सब कुछ। हाँ, 5वें नंबर की कहानी देखें, मैं इधर आ जाता हूँ 5वें नंबर पे। df/dx लिख गया। यदि log बेस a इंटू एक्स हो तो क्या करेंगे आप? इंपॉर्टेंट, log बेस a इंटू एक्स, सुनना, log बेस a इंटू एक्स का फार्मूला होता है 1/x log बेस, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। इनको याद करने का ट्रिक सुनिए। a की पावर s का फार्मूला क्या होता है? a की पावर s का फार्मूला a की पावर x log बेस, इस पे नजर देखें, इसको आप आंखें फाड़ फाड़ के देखिए, वही चीज यहां भी लिखनी है। अर्थात log बेस a इंटू एक्स का, यदि बेस e होता तो ln पढ़ते, इसको ln पढ़ने का आदेश नहीं है, अर्थात इसका डेरिवेटिव 1/x के साथ log के साथ और आएगा, इसको जस्ट उल्टा लिख देना है। अर्थात बेस को a में लिख देना है और e को डोमेन बना देना। तो क्या पढ़ेंगे? log बेस a इंटू e। अब आप मुझे बताइएगा, ये मैंने ट्रिक बताई थोड़ा सा याद करने के लिए, log बेस b इंटू टी, बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ, t के रिस्पेक्ट 1/t, क्या होगा? 1/t log बेस, हाँ log बेस b इंटू e। चलो लिख लो, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सब डेरिवेशन हो जाएंगे। अब कौन सा फंक्शन बचा? अब कौन बचा? आई बचा ना भाई अब। अच्छा, आप कॉपी करने में डूटे हुए हैं, कॉपी करिए स्पीड के साथ। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इधर देखें सब लोग, क्या कुछ डाउट है क्या? इन दोनों पे ध्यान से देखें, इन दोनों डिब्बों पे ध्यान, कृपया डिब्बा ना बताएं, बनाएं ना डिब्बा नोट्स पे, और इन दोनों डिब्बों पे ध्यान से देखें। a की पावर x का फार्मूला, क्योंकि ये फार्मूले मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप 10 बार याद करोगे, 10 बार भूलेगा, क्योंकि शुरुआत में मैं भी एज ए स्टूडेंट आपकी तरह पढ़ा हूँगा, तो मुझे ये दोनों फार्मूलों में ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन रहा। फिर मैं एक माइंड में ट्रिक बनाया यार, और आज भी मैंने जब इस फार्मूले लिख रहे थे तो वही कन्फ्यूजन आज भांग खा के लिख दिए, बटे में डाल दिए थे। बात समझ आ गया? तो इन दोनों फार्मूलों में क्या फर्क है, जरा दिमाग लगाइए। a की पावर x को a की पावर x लिख देना है, फिर log बेस e इंटू ए लिखना है, और log का जो फंक्शन होता है, यदि बेस e लगा है तो ln पढ़ा जाएगा, तो 1/x चला जाएगा। अब बेस e के अलावा कुछ बेस यहाँ लग गया, सपोज दैट, तो ये 1/x तो जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा जाएगा। यहाँ लिखा है log बेस e इंटू ए, और यहाँ क्या लिखा है? log बेस a इंटू ई। अर्थात यहाँ पे जो बेस है उसको डोमेन बना देना है, जो डोमेन है उसको बेस बना देना है यहाँ पे। अब भी नहीं समझ आया? तो इस तरह की ट्रिक माइंड में अपनाइए तो आपको जल्दी याद होगा। अब मुझे बताइए, एक फार्मूला और लिखा दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। log बेस 3 इंटू एक्स लिखा, बताओ क्या लिखूं? log बेस 3 इंटू एक्स 1/x log बेस 3 इंटू ई। नहीं समझ में आया? बात खत्म, ठीक है। अच्छा, इसी के तहत एक मिनट जरा बताओ, अब देखो d/dx 3 की पावर x का बता दो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ। 3 की पावर x log बेस a इंटू 3, क्या एक जगह लिखे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ? अरे ये कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? हाँ, तो इसको भी यहाँ लिखना हो, लिख लो एक जगह कि दोनों में डिफर क्या है, ध्यान रखना, अंतर क्या है दोनों पे। हाँ, अगली हेडिंग बढ़ाओ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। प्रतिलोम
त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। हाँ जल्दी से आ जाइए, बताइए पहले नंबर में क्या होता है प्रतिलोम? डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, याद है किसी को? देखिए ये कक्षा 11 के सिलेबस में नहीं था, इनवर्स फंक्शन कक्षा 11 में नहीं था, लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताइए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चा मेरे से पढ़ा होगा, तो क्या मैंने कोई फंक्शन छोड़ा है? सारे फंक्शन के डेरिवेशन कराए थे कक्षा 11 में, नहीं याद है आपको? याद है? तो चलिए साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बताओ। मुझे भी नहीं याद है, भूल गया। 1/1 अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। दूसरे नंबर में डी बाई डी एक्स कास इनवर्स एक्स, बिल्कुल याद कर लीजिए इनको भाई, यहाँ माइनस लग जाता है। हाँ थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाए। ये लिखा क्या है, इसको पढ़ के बताइए। डी ऑफ डी एक्स इंटू कास इनवर्स एक्स, इसका अर्थ बताइए। कास इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? हाँ चलिए राइट चल रहे हो। हम सोचे शायद फिर नंबर पहाड़ चढ़ गई हो। हाँ तीसरे नंबर पे आ जाइए। तीसरा फंक्शन tan इनवर्स एक्स, कोई बोलेगा tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छा। चौथे नंबर में काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पांचवें नंबर पे सेक इनवर्स एक्स, कोई बताएगा सेक इनवर्स एक्स क्या होता है? 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। लिख लीजिए भाई। वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। छठवें नंबर में अब आपको ये लग रहा होगा कि सर जी कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि हमें याद हो जाए। वो याद करने का तरीका आप सुने, कहाँ तक याद करोगे? अलग अलग पार्ट ना बनाते तो नंबरिंग अपनी 60-70 में पहुंच गई होती, इसलिए हम पार्ट बना दिए कि आप डर ना जाओ। हाँ भाई तैयार हैं आप लोग? सुनिए देखो, ये वाला आप याद कर लोगे, ये वाला मैं याद कर लूँगा, नहीं समझ में? ये वाला आप याद कर लोगे कि नहीं? ये वाला याद हो जाएगा तो इसे माइनस लगा देना है। तो साइन का याद हुआ, कास का ऑटोमेटिक याद हो गया। tan का क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स में माइनस लगा देना। सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, कासेक इनवर्स में माइनस लगा देना। याद हुए कि नहीं? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास इनवर्स एक्स का अवकलन ज्ञात करना है तो साइन इनवर्स एक्स के उत्तर में माइनस का चिन्ह लगा देना है। tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा tan इनवर्स थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष, tan इनवर्स थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। लिख लीजिए, आप लग रहा है क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ लिखो 7वें नंबर पे लिखना है आपको। 7वें नंबर पे डी बाई डी थीटा इंटू tan इनवर्स थीटा। बताओ क्या होगा? 1/1 प्लस बोलो थीटा स्क्वायर। अच्छा 8वें नंबर में कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं, डी बाई डी टी इंटू साइन इनवर्स टी। बोलो अवकलन। अरे टी के रिस्पेक्ट क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बोलो क्या होगा? 1/√1 माइनस का इसका। उम्मीद है समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में। अब बोलो
देखना क्वेश्चन नंबर 9 पे देखता हूँ, dy dx sin इनवर्स 3। अब अवकलन बोलो। 0, बहुत अच्छा। तो किसी स्टूडेंट ने कितना जल्दी से 0 जवाब दिया, वो स्टूडेंट का दिमाग बढ़िया चल रहा है। कृपया इसी तरह देखो दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि कारण जरा सुनिएगा, खोपड़ी लगाइएगा आप लोग। थोड़ी देर के लिए 3 तो है अचर, तो साइन इनवर्स पहले 3 का अवकलन कराएगा, तो यहाँ इस तरह, यहाँ 3 की जगह यहाँ 3 का वर्ग होगा, फिर 3 का भी तो अवकलन करोगे, तो 3 का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। कुल मिला के देखा जाए तो साइन इनवर्स 3 कांस्टेंट नहीं है, अब ये पूरा कांस्टेंट है। तो यदि ये कांस्टेंट है, ये नंबर कौन सा है बताओ जरा, ये कौन सा नंबर है? कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो अवकलन क्या होगा? लिख लीजिए छोटी छोटी बातें, और ये तीर बना के कांस्टेंट जरूर लिख लेना। चलो अब चलो आते हैं डेरिवेशन पे। कम से कम आप बीजगणित वाले में कर दूंगा सब, कल त्रिकोणमिति वाले होंगे। 2-3 दिन में बेस बना के आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी की तरफ। बढ़ाऊं भी आगे गाड़ी? हाँ अच्छा, लिखना नहीं, रफ कार। कल की बात मुझे बताना। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स का फार्मूला क्या होता है? dy बाई डी एक्स। आज dy बाई डी एक्स का मतलब क्या समझे हम लोग? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? y का अवकलन x के सापेक्ष। कभी भी इस तरह का टर्म लिखा हो तो दोनों वेरिएबल हैं, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। जिसका भाग होता है वो कौन सा वेरिएबल है? स्वतंत्र चर है, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। और किसका अवकलन किया गया है? y का अवकलन किया गया है। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। शायद इसको उल्टा कर दो, इसको हम क्या पढ़ेंगे? परतंत्र चर x का स्वतंत्र चर y के सापेक्ष अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स। अब जरा दिमाग लगाइए, शायद मैं इसको उल्टा कर दूं। क्या वो उल्टा बोल गया? हाँ, क्या बोलेंगे इसको? परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकल। ठीक है, अब ये सेव करना, बाकी उल्टा बोल जाऊं तो उसको सेव ना करना, डिलीट कर देना। अब देखो जरा दिमाग लगाए, ऊपर डेल एक्स चला गया, नीचे डेल वाई आया, तो लिमिट किसकी लगेगी? कल ये मैं पढ़ाया हूं कि नहीं? इसका उत्तर dx अपॉन dy। ये क्या बताता है? x का अवकलन किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो x कौन सा चर है? परतंत्र चर है। नहीं समझ में आया? क्योंकि x का अवकलन हुआ, जिसका अवकलन होता है वो परतंत्र, और जिसके सापेक्ष होता है स्वतंत्र। इसको क्या बोलेंगे? परतंत्र चर x का, स्वतंत्र चर y के सापेक्ष अवकल गुणांक। क्या समझ में आ गया? अभी अभी हमने इसको पढ़े हैं, लेकिन इसको लिमिट में कैसे रिप्रेजेंट करना हो कल की क्लास में देखेंगे। अर्थात उल्टा सोचना, ये लिखा हो तो ये लिख देना, और ये लिखा हो तो ये लिख देना। अरे नहीं समझ में आया? बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे 2 गुणे 2 क्या होता है? 4। तो 4 बराबर 2 गुणे 2 भी तो लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो कभी कभी हम लोगों को उल्टा सोचना पड़ेगा। अच्छा, उल्टा भी सोचना है। तो अब लिखेंगे, हेडिंग बनाइए। प्रथम सिद्धांत से, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। प्रथम सिद्धांत से बीजगणितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। प्रथम सिद्धांत से बीजगणितीय फलनों का, प्रथम सिद्धांत से बीजगणितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात करना। अब देखो यहीं से डेरिवेशन होता है प्रथम सिद्धांत। एक्चुअल फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्लास 11th के सिलेबस में है, क्लास 11th के सिलेबस पे है ये। बताओ। हाँ, तो पहले नंबर की हेडिंग लिखेंगे फलन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। लिखेंगे फलन x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। एक्चुअल में आपको क्या मांगा जा रहा है? अरे क्या मांगा जा रहा है इस हेडिंग में? x का अवकलन करना, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ये मांग रहे हैं क्या हम आपसे? अरे हम आपसे और कुछ कहाँ मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं x का अवकलन करना किसके सापेक्ष? इसका उत्तर 1 होता है। लेकिन ये 1 आया कहाँ से, ये हमें सीखना है। अब
अभी तो हम बता दिए कि x का अवकलन x के सापेक्ष एक, किसी भी चर का स्वयं के सापेक्ष अवकलन एक होता है, t का t के सापेक्ष अवकलन एक, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन एक, अल्फा का अल्फा के सापेक्ष अवकलन एक। लेकिन आया कहाँ से? इसको मैंने फलन लिखा है। अब बात आप समझिएगा, जब भी फलन लिखें तो फलन किसे? x है, फंक्शन क्या है? x है ना। अब देखो, फलन को y के बराबर लिखें या fx के बराबर लिखें, पहले दिन की क्लास नहीं समझ में आया। इसका मतलब किसका अवकलन करना है? x का। तो x एक फलन है, ये है क्या? ये एक फंक्शन है। और फंक्शन इस तरह नहीं लिखा जाता, फंक्शन या फिर यहाँ fx लिखूं। अब भी नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? क्योंकि फलन x थोड़ा होगा, वो तो fx के बराबर होगा। fx का दूसरा नाम y। तो सबसे पहले मैं इसको y के बराबर मान लूँ। खोपड़ी खुली कि नहीं भाई? बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, नंबर 1 लिखो। तो जो भी फलन हो उसको fx या y के बराबर माने। यदि x में फंक्शन है तो fx माने, t में है तो ft माने, या सबको y माने। y वाला पंगा समझ में नहीं आएगा? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब सुनो, अब करना क्या है। कैलकुलस में सूक्ष्म राशियों को किससे व्यक्त करते हैं? डेल एक्स, दूसरा नाम डेल वाई, तीसरा नाम स्मॉल h। आप स्टैंडर्ड किताबों में देखेंगे तो डेल एक्स डेल वाई से ज़्यादा डेरिवेशन है, h से भी डेरिवेशन हो जाता है, लेकिन मेरी आदत है डेल एक्स डेल वाई से। तो y की तरफ मैं डेल वाई जोड़ दिया और x की तरफ क्या जोड़ दिया? डेल एक्स जोड़ दिया। दोनों तरफ जोड़ा हुआ हूँ। अरे समझ में नहीं आया? बैलेंसिंग है, क्योंकि y के साथ डेल वाई जोड़ा, डेल वाई बहुत छोटी सी राशि मैंने जोड़ दिया, समथिंग 0 पॉइंट कुछ जोड़ दिया, तो इधर भी जोड़ा उधर भी जोड़ा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? y के साथ डेल वाई जोड़ देना, x के साथ थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट बना के लिखूँ, जहाँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंडिंग टू 0। ये बात समझ में नहीं आई क्या? ये भाषा समझ में नहीं आई क्या? डेल एक्स टेंड्स टू 0 और डेल वाई टेंड्स टू 0। मतलब इसको साधारण भाषा में, मतलब अपने भाषा में क्या लिख सकते थे? डेल एक्स डेल वाई अति गरीब हैं। वो इतने गरीब हैं कि किसकी ओर जा रहे हैं? 0 की तरफ। और लगभग दोनों तरफ 0 जोड़ना कोई पाप नहीं हुआ है, बैलेंस है ऊपर वाला स्टेप ही लिखा। अब भी नहीं समझ में आया? तो डेल एक्स डेल वाई टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रहे हैं, ये इसका नियम हो गया। अब अगला नियम क्या है जरा सुने, अभी लिखेंगे नहीं, सुन लीजिएगा। समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, पहली बात तो ये करना है। और दोनों पक्षों में लिखना नहीं अभी, दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग लगाते हैं। का भाग देने पर और लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर ये क्या तमाशा है सुनिए। अब सुनिए, इस फंक्शन को मैं पूरा लिमिट पे चेंज कर दूंगा। क्या लिखें? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो कक्षा 6 से बच्चा पढ़ता चला आ रहा है, इक्वेशन बना हुआ है या फंक्शन कह सकते हैं। एक तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे कि दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे? एक तरफ घटाएंगे कि दोनों तरफ? दोनों तरफ। इसका LHS इसके LHS के साथ घटा देंगे और RHS RHS के साथ घटाएंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आइए, क्या लिखा हुआ है? y प्लस डेल वाई में क्या घटाना है? y। मैंने क्या लिखा? समीकरण 2 में 1 को घटाएं, दोनों पक्षों में किसका भाग लगाएं? डेल एक्स का। ताज़ा समाचार, कल की क्लास पे आ जाओ, जिसका भाग उसकी लिमिट। भूल गए आप? बोलो, भाग किसका लगा है? डेल एक्स का। डेल एक्स का भाग लगना बताता है किसके सापेक्ष अवकलन चल रहा है? एक्स के सापेक्ष। जब वाई के सापेक्ष अवकलन होगा तो डेल वाई का भाग होगा, और जब भी डेल एक्स का भाग होगा तो लिमिट किसकी दोगे? अरे लिमिट किसकी दोगे? डेल एक्स की। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया। फिर से सुने, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएं। अरे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 और दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देना। 2 में 1 को घटाया, डेल एक्स का भाग लगाया। क्या समझ पा रहे हो? लेकिन लिमिट भी तो लगानी है। अब इधर राइट हैंड साइड की तरफ आप बताओ क्या करूं? x, बोलो x प्लस क्या घटाऊं? डिवाइड किसका दूं? लिमिट किसकी दूं? अरे लिमिट किसकी दूं? डेल एक्स का। कंप्लीट करें इतना। हाँ जल्दी से बताओ, कितने दुश्मन बैठी की समझ में नहीं आवा? बोलते क्या नहीं हो? कितने दुश्मन बैठी की समझ में नहीं आवा?
सबका आगा, अम्मा ही लागे थे दुश्मना। फिर समझाओगे कुछ? समझाओगे तो समझा दूँ, आगे हो समझा, इतना बेवकूफ़ नहीं हो। देखो जो मेरा 11 के स्टूडेंट रहा होगा वो समझाऊँ की जरूरत ही नहीं है। वो कहते सर जी तुम थका हो तो बैठ जाओ, मैं पढ़ा जाता। कहा सर जी पढ़ाऊँ तो नहीं है, पढ़ाऊँ तो नहीं है, ले थोड़ी देर लेके पढ़ा, मैं बैठ जाऊँ यार, लगा यार। यार ओझा कहाँ गया? वो टी शर्ट पहने आएगा, टी शर्ट पहन के आएगा, टी शर्ट में लिखा रहा बुलाती है मगर जाने का नहीं। कहूँ यार ये कहाँ लिखा है? पूछो टी शर्ट कहाँ से खरीदे? तो कहा था CIC से। मैं कहूँ यार CIC में आया अभी खाते का। CIC में पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई। वो पता नहीं आया यार, आज मैं उसको फ़ोन करी हूँ यार कि कहाँ आया। अच्छा मजाक नहीं, ये बताइए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? क्योंकि x का हो जाए, c का हो जाए, x की पावर n का, 3 डेरिवेशन कम से कम कर दें। हाँ भैया, अगली हेडिंग क्या है? हम लोग फलन c का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो आप दूसरे नंबर की हेडिंग लगाना है कि फलन c का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें, जहां c अचर है, जहां c अचर है। ठीक है भाई, c अचर है तो देखो फिर मैंने किया क्या, जिस फलन का डेरिवेटिव करना हो उसको y के बराबर मान लेना है। क्लियर? बोलो। फिर y के साथ डेल y जोड़ना है और x के साथ डेल x जोड़ना है, क्योंकि x है नहीं तो जोड़ेंगे नहीं, इसलिए c के साथ कुछ नहीं जोड़ेगा। बाकी आगे कॉन्सेप्ट देखें, समीकरण 2 में 1 को घटा दें। अरे नहीं सुन पा रहे हो? समीकरण 2 में 1 को घटाएं, दोनों पक्षों में डेल x का भाग दे, लिमिट दें। 2 में 1 को घटाएं, डेल x का भाग दिए, लिमिट दिए, दोनों तरफ ये काम हो गया। y से y उड़ गया क्या? इधर क्या बचा जल्दी बताओ, इधर क्या बचा? लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0। इधर क्या बचा? डेल y अपान बोलो डेल x इक्वल टू, इधर 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 ये ऊपर कट के पूरा 0। इसको क्या बोलते हैं? dy बाई डी एक्स बराबर। एक्चुअल में ये क्या आया जरा सुने, ये आया क्या? क्या मैं बताऊं ये क्या आया? जरा सीरियस रहें थोड़ा सा, तैयार हो मेरी बात सुनने को? देखो ये समीकरण 1 का है अवकलन आ चुका है, समीकरण 1 का है अवकलन हो गया x के सापेक्ष दोनों तरफ। y का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष? ये लिखा हुआ है। और c का अवकलन 0, क्योंकि अचर था। इसका मतलब रीमार्क्स लिखें जरा, रीमार्क्स नंबर 1 dr/dx इंटू c बराबर 0। अभी भी मैंने करा चुका, दोबारा लिखा रहा हूँ, क्योंकि एक जगह बढ़िया नोट्स में सुसज्जित कर लीजिए, एक बार अच्छी नोट्स बना लीजिए, सदैव काम देगी। लेकिन और लिख सकते हैं वेयर c इज कांस्टेंट नंबर। हाँ दूसरे नंबर पे चलेंगे, डी बाई डी टी इंटू ए। अच्छा ये क्या बताता है? ए का अवकलन किसके सापेक्ष? टी। तो टी चर है कि अचर है? जिसके सापेक्ष करते हो हमेशा चर होता है, समझ में आ गया? ए अचर है तो अवकलन डी बाई डी एक्स 5 का अवकलन, बोलो 5 का अवकलन। तो क्या ये बात लिख चुके हैं ना अभी आप? किसी भी चर का, सॉरी किसी भी अचर का किसी भी चर के सापेक्ष अवकल गुणांक सदैव 0 होता है, तो दोबारा लिखाने कोई मतलब नहीं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है? x की पावर n का अवकलन देखेंगे ये। हाँ तीसरी हेडिंग डालें, ये आज की लास्ट हेडिंग है, तो 3 वैरायटी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। मैं कल परसों 2 दिन में थ्योरी समाप्त कर रहा हूँ। हाँ स्पीड के साथ लिखें, x की पावर n का, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें, जहां n बिलोंग रियल, अर्थात n की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें, जहां n बिलोंग रियल, जहां n बिलोंग रियल दिख रहा है। x की पावर n का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष? अरे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है? अभी बताएं कैसे करते हैं अवकलन।
घात पहले आती है, घात में कम हो जाता है, तो x की पावर n का उत्तर nx की पावर n-1। लेकिन अगला व्यक्ति कह रहा नहीं मुझे दिखा कैसे आया है, हाँ दिखाना पड़ेगा भैया। तो देखो यहाँ समझना, थोड़ा सा गौर से देखना, y बराबर x की पावर n माने सबसे पहला काम क्या है कि जिस फलन का अवकलन करना हो सबसे पहले उसको y के बराबर मान लें। अब आगे की बात सुनेंगे, बहुत सीरियस होकर आगे की बात सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले y मान लें, फिर नोट दिस स्टेप, समीकरण दो गलतियां होंगी, पूरे चांस है गलतियां होने की, समझ में आ गया। देखिए अब समीकरण दो में अक्सर चांस होते हैं गलत होने के, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट क्या है, y के साथ डेल y जोड़ना, y के साथ डेल y जोड़ना। फिर कॉन्सेप्ट क्या है, x के साथ डेल x जोड़ना। तो LHS में यदि x की पावर n प्लस डेल x लिख दूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं डेल x किसके साथ जोड़ दिया, x की पावर n के साथ। हमें जोड़ना किसके साथ है, x के साथ। तो इसकी फोटो कैसे दिखेगी, x के साथ डेल x जोड़ना है, पावर n उसी तरह लगा दे। अब क्यों, ऐसा क्यों, जरा सुनिएगा, ऐसा क्यों भैया, क्योंकि डेल x टेंडिंग किसको कर रहा है, 0, और डेल y किसको टेंडिंग कर रहा है, 0 को टेंडिंग कर रहा है। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। सपोज दैट यहाँ 0 है तो x प्लस 0 x की पावर n, x की पावर n ही तो पढ़ा जाएगा, नहीं समझ में आया। इसका मतलब x के साथ डेल x जोड़ना है, तो यहाँ x की पावर n लिखा था तो इसकी फोटो क्या बन गई, x प्लस डेल x की होल पावर n। ये सरकारी व्यवस्था सब जगह करना है। चलिए लिखिए, आगे लिखा पढ़ी कर डालिए सब। नहीं आया समझ में, एक बार और समझाना है, नहीं समझाना, नहीं, चलो इसको समझाएं क्या, ये क्या लिखा है, इसको समझाएं क्या लिखा है, 3 बार समझा चुके। अब क्या करेंगे, 2 में 1 को घटाएंगे, घटाइए 2 में 1 को, डेल एक्स का भाग लगाएंगे, डेल एक्स की लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस डेल एक्स की होल पावर n माइनस के एक्स की पावर n डिवाइड बाई डेल एक्स, डिवाइड बाई डेल एक्स। सुने सुने, y से y कटा, क्या इधर क्या लिखा है जल्दी बताओ, इधर क्या लिखा है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल y अपान डेल एक्स, वैल्यू डायरेक्ट, अरे बोलो वैल्यू डायरेक्ट, डिवाइड बाई dx। इधर देखिए, इधर की कार्रवाई देखिए, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, खोपड़ी लगाना भाई। अब इधर देखें, इधर देखो, सबसे पहले इसका कार्रवाई देखिए, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो 1 प्लस का डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर पूरे की m। हाँ, इसको जरा ध्यान से देखें, मात्र कैलकुलेशन पे ध्यान दें आप लोग, कुछ नहीं करना। ये डिग्री उसी तरह लगी है कि नहीं लगी, इस ब्रैकेट से मैंने x कॉमन लिया, कोई गुनाह कर दिया, अरे समझ में आ गया, चलिए भर लीजिए। ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, आगे समझ, इसको मैंने डिग्री उसी तरह है, बाकी ब्रैकेट से मैंने x बाहर कॉमन खींच लिया। क्या मैं आगे बताऊं, हाँ आगे सुने, यहां पे सुने, dy बाई डी एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, जरा खोपड़ी लगाना। एक बार मुझे बता दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कार, ए बी की पावर n को आप क्या लिखोगे, a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो यहाँ ये a है, ये b है, तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर n इंटू 1 प्लस डेल एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर n। अभी आपको समझ में नहीं आया, अरे बोलो भाई, आ गया समझ में। चलिए वो ना ए बी की पावर n, कुछ लोग इसको लिख रहे होंगे कि ए बी की पावर n भी लिख लें, समझ में आया। क्लास के अंदर सब लोग कल का लेक्चर पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे बैठे होंगे हमारे महान बंधु कि कल का लेक्चर ही नहीं पढ़े होंगे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ध्यान से देखे, ध्यान से, राज की बात, इसके ऊपर नजर मारें, इसके ऊपर देखिएगा, कोई घातांक नहीं याद आया, लिमिट किसकी लगी है, डेल एक्स की, तो डायरेक्ट n का गुणा इसके साथ हो जाता है, नहीं खोपड़ी में आया। मैं कह रहा था कि अभी सीख लो, कल नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता दिया। ये क्या है,
इसको क्या बोलते हैं? कोई घातांक। समझ में आ गया? इसका रोल क्या होता है जरा सुने। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ये x की पावर 1 इसी तरह लिखा रहेगा 1, और इसके जाइएगा एक्सप्रेशन पे जाइएगा, क्योंकि डेल एक्स की पिछली घात छोड़ देते हैं, एक घात तक लिखते हैं। तो मैंने इसके साथ कुछ सवाल भी तो आपको कराए थे। इसका मतलब इसका गुणा इसके साथ हो जाता है, तो क्या पढ़ा जाएगा जरा पढ़ के बताओ। n इंटू बोलो डेल एक्स बाई एक्स। कहाँ से? लेक्चर नंबर 2 से। लिख दूं क्या लेक्चर नंबर 2 से? ठीक, ये लेक्चर नंबर 2 देखिए। परीक्षा में ना आए तो लिख दीजिएगा स्वयं हल करें। आगे से ये भी बढ़िया तरीका है शॉर्टकट में निकलने का, तो ये स्वयं हल करो हमारे पास से बाहर। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, खोपड़ी लगाना भाई। अब क्या करूं यार आप बता दो मुझे, समझ लो मैं थोड़ी देर के लिए कोमा में चला गया, मुझे गणित नहीं आती। इसका अंदर गुणा करूं, तो जब अंदर गुणा करूंगा तो ये x की पावर n ही तो रहेगा, बोलो। और इसका गुणा करूंगा तो ये x का भाग लगा है, तो एक घात इसकी x की कट जाएगी अर्थात कम हो जाएगी। तो इसको क्या पढ़ेंगे? n x की पावर n-1 डेल एक्स माइनस x की पावर n। फिर से एक बार सर जी समझा दीजिए, ये क्या तमाशा लिख दिए हैं, जरा ध्यान से सुने। इस x की पावर n का एक के साथ गुणा किए, यहाँ लिखा है, समझ में आ रहा है? यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे x की पावर, हाँ यहाँ देखें भैया सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, यहाँ देखें, इधर उधर ना देखना। देखो x की पावर n का इसके अंदर गुणा किया x की पावर n, फिर क्या होगा? n डेल एक्स इंटू एक्स की पावर n डिवाइड बाई x, कुछ यही होगा क्या? देखो x की 1 डिग्री कम हो जाएगी तो x की पावर n प्लस n डेल एक्स इंटू क्या हो गया x की पावर, इससे 1 डिग्री इसकी कम हो गई। अरे फील हुआ, महसूस हुआ कि नहीं? हाँ चलिए, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। x की पावर n से x की पावर n कट गया, इधर आ जाता हूँ मैं। ये dy बाई डी एक्स अपना काफ़ी देर से चल रहा है बेचारा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, हाँ n x की पावर n-1 इंटू डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एक्स। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कब हटेगा, ये कब हटेगा, ये सुन रहे हो? तो जैसे डेल एक्स कटा, लिमिट किसकी जगह डालनी है? डेल एक्स की जगह। तो क्या हो, डेल एक्स बचा? डेल एक्स बचा? नहीं बचा, तो क्या लिमिट का क्या करूं? कुछ नहीं करूं, हटा दूं? नहीं समझ में आया? इसका मतलब जैसे डेल एक्स कटेगा वैसे लिमिट हट जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि लिमिट कक्षा 11 में पढ़ें, अर्थात डेल एक्स की जगह 0 डालना है इस फंक्शन के ऊपर, जबकि डेल एक्स है ये नहीं है, तो क्या डालेंगे? अर्थात उत्तर कितना आया? क्या आया उत्तर बोलो? nx की पावर। तो क्या मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो गलत बताया हूँ मैं आपके साथ? अरे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो गलत बताया। मैंने क्या बताया? x की पावर n का अवकलन कैसे होता है? डिग्री पहले आ जाती है, डिग्री में 1 कम हो जाता है। कुछ रिमार्क्स लिख लें फिर घर जाएं। अच्छा एक बात मुझे ये बताओ, ये dy बाई डी एक्स क्यों आ गया? क्योंकि फलन को किसके बराबर माने? y के बराबर। अब कर क्या रहे हैं? अरे इस समीकरण को क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष? तो दोनों तरफ अवकलन होके आएगा ना। तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स, और x की पावर n का अवकलन nx की पावर n। अब भी नहीं समझ में? हाँ, रिमार्क्स लिखें। नंबर 1, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, बताओ इसका डेरिवेटिव जल्दी से, nx की पावर n-1। दूसरे नंबर पे डी बाई डी टी की पावर -5, इसका डेरिवेटिव कोई बताए? टी के रिस्पेक्ट बताओ इसका डेरिवेटिव। देखो भाई, जो ये टूटा फूटा हो उसको बाहर ले जाना है, -5 और 1 घटा देना है, तो टी की पावर -6। -5 में -1 और कम हो गया तो -6 आ गया। नहीं समझ में आया? अरे समझ में नहीं आया? एक आप कर दो, डी बाई डी थीटा, मैं थीटा के सापेक्ष चला गया, थीटा की पावर -10/3, बताओ क्या होगा? -10/3 और थीटा की पावर -10/3 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं? -1, तो -10/3 थीटा की पावर -13/3, ये आंसर है। क्या यहाँ तक आप कंप्लीट कर लोगे? जिन लोगों के पास हार्ड कॉपी ना हो, फोटो कॉपी को मुझसे ले लीजिए, और कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ।